हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल कर रहे होंगे और आनंद उठा रहे होंगे मौसम का। अच्छा, एक बात बताइए कि सब लोगों ने कहा यूथ पढ़ाओ। चलो ठीक है, मैं यूथ पढ़ा रही हूँ, देख लीजिए। तो जो यूथ पढ़ने के लिए तैयार है, वो जो मैं और पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ने के लिए क्यों नहीं तैयार है? इसमें से सब ने कोचिंग नहीं कर रखा, और जिसने कोचिंग कर रखा है वो उसको पढ़ के रिवाइज तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। फिर जब आप कहीं पैसे दे के पढ़ते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल पढ़ो। लेकिन अगर आपको कुछ और मिल रहा है तो आप उसको भी देख लो। अब आप लोगों को कुछ बोलो तो आप लोग बोलते हो प्रचार कर रहे हो। प्रचार करने की बात नहीं है, बात ये है जब आप लोग देखते हो यूथ डालूं या कुछ और डालूं, तब एक मोटिवेशन मिलता है, तब मैं कुछ और करना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ। लेकिन जब आप लोग जो है मुझे मोटिवेट करते हो, डीमोरलाइज करते हो, तो मैं करना नहीं चाहती। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद करती हूँ सब लोगों से सब लोग मेरी बातों को समझेंगे। चलो आ जाओ, आज यूथ प्रैक्टिस सेट 62 है। और अब आपको अगर तबीयत वबीयत ठीक रही, सब कुछ भगवान कृपा बनी रही, तो आप लोग को इस टाइम तक यूथ प्रैक्टिस सेट मिल जाया करेगा। लेकिन शर्त यही रहेगी कि 50 व्यूज़ एबव ये भी हो, और 50 व्यूज़ एबव जो दोबारा डालूंगी मैं शाम तक, वो भी हो। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी, ये पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है और व्यूज़ बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके चलें तो बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए, फिर आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, चलिए देख रहे हैं। हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए हुए थे, लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आप लोग को जो है कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं वही जो है क्लियर करूँगी ऑप्शन, जो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता है और फिर 10 क्वेश्चन भी करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन आपको, वही ऑप्शन आपको क्लियर करूँगी जो ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था? हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वस्त्र के निम्नलिखित गुणों का अनुकूलन करती है। तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी आज मैं क्लियर करूँगी विस्तृत। उस दिन मैंने सिर्फ एक आपका ऑप्शन क्लियर किया था, आज मैं विस्तृत क्लियर करूँगी। बने रहिएगा लास्ट तक, छोड़ के मत जाइएगा बीच में। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप अपने लिए कोट खरीदते हुए महसूस करते हैं, आप अपने लिए कोट खरीदते हुए महसूस करते हैं कि इसके काज अस्थिर हैं, टाँकों के बीच में से कटे हुए, किनारे बाहर निकले हुए हैं। इससे संभावित कारण क्या हो सकता है? मतलब आपने एक कोट खरीद रखा है, वो आपका जो है उसकी सिलन अच्छी नहीं हुई है, उसके जो काज बने जहाँ बटन बंद होता है वो ऐसे ऊट पटांग सा है और अस्त व्यस्त है। तो आप उसको क्या करेंगे बनाने के? आप उसको क्या मतलब कह सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि बनाने के बाद काज काटा गया होगा, या काज बनाने के लिए लॉक टाके का प्रयोग किया गया होगा, गिम्प की अनुपस्थिति होगी, या गलत सिलाई बाइट होगी। ठीक है, तो आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन मैंने बताया है, अब ऑप्शन बताइए कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी ऐसी स्थिति आती है, यानी कि जब हम लोग कपड़े तैयार कर लेते हैं उसके बाद जब उसमें कटिंग पिटिंग करते हैं, तब समस्या आती ही आती है। जब कपड़े हम लोगों ने सिल दिए पूरा कि हाँ अब पहनना है, जैसे मान लो सपोज दैट आपको सूट पहनना है, आपने सूट पूरी सिलाई कर दी या सिलवा कर लिया आपने, और उसके बाद आप कहते हो कि इस पर लेस लगाना है, तो वो लेस जितनी फिनिशिंग होनी चाहिए उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, उसी तरह से आप जो है काज बनाने के लिए, बनाने के बाद काज को काटना सबसे बड़ी बात है, ये गंदी बात है, मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता। गिम्प की अनुपस्थिति, अब आप सोच रहे होंगे गिम्प क्या होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो गिम्प, तो गिम्प की अनुपस्थिति मतलब कि सही तरीके से किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप करके तैयार करना, उसको गिम्प कहते हैं। ठीक है, और गिम्प की अनुपस्थिति मतलब सही तरीके से व्यवस्थित रूप नहीं उसको दिया गया, इसलिए गिम्प की अनुपस्थिति। और गलत सिलाई बाइट मतलब कि जो सिलाई की गई वो गलत तरीके से की गई उस काज की, हुक की या कोट की, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर पर क्या चला जाएगा? 1 3 4, ऑप्शन नंबर 1 3 4 आपका डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची एक में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है। ग्रे स्केल क्या होती है, जेनोन और क्या होता है, क्रॉक मीटर क्या होता है, तेज बिंदु परीक्षण क्या होता है, रोशनी स्थिरता, रगड़ स्थिरता, कपड़ों में सुरक्षा, धुलाई में स्थिरता, इसके बाद में धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव। तो आपको बता दूं मैं कि ग्रे स्केल क्या होता है। तो ग्रे स्केल जो होता है ये आपका जो कलर होता है उसके वैल्यू को नापता है।
ठीक है। कलर के वैल्यू को नापता है कौन? ग्रे स्केल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने ग्रे स्केल कपड़े पर लगाया, कलर में लगाया या कपड़े के कलर पे लगाया, तो वो बताता है कि ये कितना मजबूत कलर है। ठीक है, ये जो है धुलाते समय स्थिर रहेगा कि ये छोड़ देगा, धब्बा छोड़ देगा। तो ग्रे स्केल किसको बोलते हैं? धुलाई में स्थिरता को ग्रे स्केल नापता है। ठीक है, धुलाई में स्थिरता को ग्रे स्केल नापता है। जेनोन आर्क क्या होता है? जेनोन आर्क होता है रोशनी स्थिरता। जेनोन आर्क जो होता है वो रोशनी स्थिरता को नापता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉक मीटर क्या होता है? वो रगड़ स्थिरता को मापता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? तेज बिंदु परीक्षक। ये क्या होता है? ये कपड़े की जो आपके कपड़े की सुरक्षा को देखता है। तेज बिंदु परीक्षक मतलब कि कपड़े की सुरक्षा, इस तरह से तेज उस पर रोशनी या जो है उसकी कोई केमिकल या कुछ भी, ये कपड़े के परीक्षण वो करता है। कपड़ा जो है सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर कोई केमिकल गिरा तो सुरक्षित रहेगा, इस पर धूप गिरा तो सुरक्षित रहेगा, इस पर कोई जो है ब्लीच या जो है आपके क्षार का उपयोग किया जाएगा, सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें इसको की जाती है। तो आपका 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर, अच्छा हाँ, ये अच्छा है 5 यहाँ पर, सॉरी। तो जो आपका धब्बे का परीक्षण 5 आ जाएगा, 4 नहीं। ठीक है, मुझे लगा 4 एक ही में मिक्स है। तो 5, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 में दिए गए सूची 2 को आपको मिलान करना है। ठीक है, और सूची 1 में दिए गए पद सूची 2 में मिलान करना। मशीन, कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक उपकरण है जो तैयार किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस चीज़ से मापी जाती है? मानव गति एवं इसके शारीरिक पहलुओं का अध्ययन कैसे होता है? ध्वनि की आवृत्ति का मापन कैसे होता है? एक प्रणाली की दशा के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की एक तकनीक कौन सी होती है? डिस्प्ले, हर्ट्ज, इलेक्ट्रोक्योग्राफी, कंट्रोल, बायो मैकेनिक्स या डेसिबल। ठीक है, तो कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करने के लिए एक जो उपकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, जब कुछ मशीनों को सूचना संप्रेषित करना होता है और उसके लिए एक जो है उपयोगी है तो कंट्रोल किया जाता है कि कौन सी सूचना हम कैसे देंगे, वो कंट्रोल में रहता है आपने। ठीक है, कंट्रोल में रहता है। ठीक, कहाँ पर आ जाएगा? चौथे पर। उसके बाद में क्या है? ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो सबको पता होगा ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से नापी जाती है। मानव गति एवं उसके शारीरिक पहलुओं का अध्ययन किस में होता है? तो ये बायो मैकेनिज्म में होता है। ठीक है, किस में होता है? बायो मैकेनिज्म में होता है। उसके बाद में क्या होता है? ध्वनि की आवृत्ति का मापन क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है वो ध्वनि की आवृत्ति का मापन होता है। एक प्रणाली की दशा के बारे में सूचना प्रस्तुत करने की एक तकनीक होती है, उस तकनीक को क्या बोलते हैं? डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्प्ले बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4, 6, 5, 2, 1 है, ये ऑप्शन नंबर आपका सही है। इसको आप मिला लेंगे प्लीज़, क्योंकि मैंने इसका जो है वो नहीं लगा रखा है, जो ऑप्शन दे रखा था। ठीक है, तो आप इसको नाप लेंगे, वो सॉरी इसको लिख लेंगे 4, 6, 5, 2, 1। और ये ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से आपका सी है, शायद सी है, ऑप्शन नंबर सी है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। एक वस्त्र सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है। एक वस्त्र में एक आपने कपड़ा पहन रखा है, एक आपने जो कपड़ा पहन रखा है, तो पूछ रहा है कि उसके जो हम लोग देखते हैं, इससे क्या? प्रबल दृश्य तत्व मतलब जो हमको दिखता सबसे पहले, दूर से दिखने वाली पहली चीज क्या होती है? कपड़े की। हम खरीदने जाते हैं कोई कपड़ा, तो सबसे पहले दृष्टि किस पर पड़ती है? रेखा पर, संरचना पर, रंग पर, रूपरेखा पर। तो सबसे पहले जो दृष्टि पड़ती, पता चलता है ये सूट है, ये साड़ी है, ये शर्ट है, ये कुर्ता है, क्या पड़ता है? रूपरेखा पर पड़ता है। ठीक है, उसकी किस पर पड़ता है? रूपरेखा पर पड़ता है, क्योंकि रूपरेखा जो होती है उसी से पता चलता है कि क्या संरचना, तो उसकी बनावट हो गई। बाद में बनावट हम देखेंगे, उसकी बनावट पतली है, छोटी है, मोटी है, बड़ी, वो अलग सी बात है, लेकिन रूपरेखा कैसी है सबसे पहले वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्रयोग सिलवट प्रतिरोधी कपड़े पर्यावरण सहयोगी तथा मूल्य प्रभावी बनाए जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, सिट्रिक एसिड, जाइलिटोल, सिट्रिक एसिड एवं जाइलिटोल के क्रॉस लिंक करके।
तो जो आपका जो है सिलवट प्रतिरोधी कपड़ा बनाया जाता है वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड और जाइलिटोल के क्रॉस लिंक करके, मतलब कि दोनों को मिलाकर और उनको क्रॉस करवा के बनाया जाता है, ताकि उससे क्या होता है, कपड़े पे सिलवट प्रतिरोधी कपड़े जो है पर्यावरण सहयोगी तथा मूल्य प्रभावी बन जाते हैं। ठीक है, सिलवट प्रतिरोधी मतलब अब इसमें सिलवट नहीं पड़ेगी, पर्यावरण सहयोगी भी बन जाते हैं, साथ ही साथ ये मूल्य प्रभावी मतलब मूल्यवान भी बन जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंगीन कपड़े का अधिकतम रंग फीका करने की किरणें कौन सी हैं, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, लाल और दृष्टिगत प्रकाश। तो आप सबको पता है कि हमारी स्किन की भी जो डलनेस होती है वो किस वजह से होती है, अल्ट्रा वायलेट किरण की वजह से होती है। हमारे कपड़े जो खराब होते हैं ना, कलर किस वजह से होता है, अल्ट्रा वायलेट किरण की वजह से होता है। अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेज कहाँ से आती है, सूर्य से आती है। सबसे खतरनाक कौन सी रेज होती है, सूर्य की होती है, वो यूवी रेज होती है। क्यों होती है, क्योंकि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ओजोन परत खत्म हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो वहाँ से जो रेज निकल के आती पृथ्वी पर पड़ती वो यूवी रेज होती है। और उस यूवी रेज से क्या होता है, स्किन, कपड़े, धरती, पेड़ पौधे सब नष्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट किरण हो जाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपड़े की लंबाई की तरफ ज़्यादा सिकुड़न होती है, ताने के धागे को लूम पर खींचा जाता है। चलो अब ये बताओ, एक होता है ताना और एक होता है बाना। ठीक है, यही होता है ना, ये होता है बाना, ठीक है, और ये होता है ताना। ठीक, अब समझो, कपड़े की लंबाई की तरफ ज़्यादा सिकुड़न होती है, मतलब कपड़े का ये चीज़ हो गया लंबाई और ये चीज़ हो गया चौड़ाई। मान लो एक साड़ी ले लो, साड़ी 5 मीटर की है, तो जो 5 मीटर साड़ी की है वो उसकी क्या है, लंबाई है। और जो साड़ी की 2 मीटर, शायद 2 मीटर होती है, 2 मीटर जो साड़ी की जो है चौड़ाई है, ये चौड़ाई होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कपड़े की लंबाई जो होती है वो ज़्यादातर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो क्या ये सही है, तो कपड़े की, इसको मैं थोड़ा साफ कर दूँ ना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो क्या है, सही बात है, कपड़े की लंबाई के तरफ ज़्यादा सिकुड़ता है। ठीक है, और ताने का धागा लूम पर खींचा जाता, ताने का धागा खींचा जाता है क्या, ताने का धागा लूम पर ही खींचा जाता है, सही बताओ। तो ताने का धागा, दाने के धागे के लूम पर ही खींचा जाता है। ठीक है, ये ताना है आपका, इसी को टाइट बांधा रहता है। ठीक है, और सटल बाने के धागे को लेकर आती है और बूंदती हुई चली जाती है। ठीक है, तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए सत्य है परंतु आर सत्य है परंतु ए असत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। तो अब बताओ, अब जब जो ये कपड़ा ताने पर एकदम टंगा हुआ है, तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो हम लोगों ने कोई चीज़ खींच के पकड़ रखी है, ठीक है, और उसके बाद उसको कुछ देर पकड़े, फिर उसको जब छोड़ेंगे तो वो अपने शेप में आ जाएगा। ठीक है, या अपने शेप में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो सिकुड़ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए जो ताने का धागा है ये क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है। और जो चौड़ा ये जो साड़ी का भाग होता है, ये चौड़ाई वाला, ये बाना, ये नहीं सिकुड़ता। क्यों, क्योंकि ये बिना ही रहा है, अपने इच्छानुसार बिना रहा है ना, तो क्या होता है, कपड़े की लंबाई की तरफ ज़्यादा सिकुड़न होती है। सही है, क्यों, क्योंकि ताने के धागे को लूम पर खींचा जाता है। तो ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर प्लीज सही कीजिएगा, ए और आर दोनों सत्य है, सी आप लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 14 का, इसमें आपका शायद बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जापानी परंपरा वेशभूषा के अंतर्गत आते हैं किमोनो, युकाटा, टाटामी, जानसी। तो किमोनो पारंपरिक वेशभूषा में आता है, कपड़ा है, युकाटा भी है, टाटामी क्या है, गद्दा है, और जानसी क्या है, तो जानसी भी कपड़ा है। अब इसको हम लोग आइए देख लेते हैं। ये क्या है आपका, ये छोटी बच्ची का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युकाटा। ठीक है, युकाटा बोलते हैं। ये एक किमोनो का ही प्रकार है जो छोटे बच्चे पहनते हैं। ठीक, उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, उसके बाद में ये किमोनो है। ठीक है, ये क्या है, किमोनो है। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है आपका जानसी, ये भी जापानी ही है,
झांसी। और उसके बाद में ये आ जाता है युकाटा। ये क्या है? युकाटा। युकाटा क्या है? गद्दा। गद्दा कहाँ, ये आप कहाँ देखने को मिलेगा? ये आप डोरेमोन देखिए, 1-2 एपिसोड डोरेमोन देखिए, डोरेमोन में आपको देखने को मिलेगा या शिनचैन में देखने को मिलेगा। अधिकतर जापानीज घरों में ये आपको युकाटा फर्श पे, चाहे क्योंकि वहाँ लकड़ी का फर्श बनाते हैं, तो लकड़ी की फर्श पे ये गद्दा बिछाते हैं और इसी गद्दे पे चादर डाल के या अपना जो गद्दा उद्दा जो भी हो उनका अपने तरीके का वो डाल के वो सो जाते हैं। ठीक है, और ये पूरे घर में फैला देते हैं, पूरे घर में बिछा देते हैं, तो ये हो जाता है युकाटा। अब आ जाता ये, सॉरी ये टाटामी, देखिए मैं गलत लिख रही हूँ, टाटामी, इसका नाम है टाटामी। युकाटा तो हो गया टाटामी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? युकाटा। ये आपका क्या हो गया? टाटामी। और ये आपका क्या होगा? किमोनो। और ये क्या हो गया आपका? झांसी। ये आपके कपड़े हैं, और भी बहुत से कपड़े हैं, हप्पी है, जिनबेई है, कंजाही है, ये सारे कपड़े कहाँ के आपके हैं? जापान के हैं। ठीक है, तो ये आपके थे, ये मैंने बता दिया। डोरेमोन और शिनचैन ज़रूर देखिएगा, मैं तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर देखती हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी हर चीज़ से मिलती है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या समझ चला आ जाएगा सही? किमोनो, युकाटा, झांसी, 1, 2 और 4। तो अब इसमें से एक भी सब गलत है। एक, 2 और 4 ये उत्तर इसके क्या है? सही है। ठीक है, चलो। प्लाज्मा तकनीक के निम्नलिखित लाभ होते हैं? सूती कपड़े में घर्षण प्रतिरोध बढ़ाना, रंगाई की गति बढ़ाना, तरल रिप्लेंसी देना और बायो स्कोरिंग की सहायता करना। जो प्लाज्मा तकनीकी है ना, ये प्लाज्मा तकनीक ही देखिए, प्लाज्मा तकनीक के से क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, पानी और तेल विकर्षण वस्त्रों को हाइड्रोफोबिक वृद्धि, मतलब कि ऐसे वस्त्र तैयार करें जिसमें पानी और तेल ना चढ़ें। ऊनी कपड़ों में एंटी फैलिंग यानी कि सिकुड़न प्रतिरोध बना देते हैं कि सिकुड़ते नहीं हैं। चिपकने वाले बंधन में सुधार, मतलब कि चिपके ना, एक दूसरे के साथ चिपके ना, हाइड्रोफोलिक वृद्धि कर दिया जाता है। सूत की सतह में बालों का झड़ना, सूत की सतह में जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, उसको हटा दिया जाता है। सूती, विस्कोस, पॉलिस्टर, नायलॉन कपड़ों में सफाई की जाती है प्लाज्मा तकनीक से, उसको एकदम साफ कर दिया जाता है, चमका दिया जाता है। प्लाज्मा की उपस्थिति में चांदी के कणों के निक्षेपण द्वारा जीवाणुरोधी कपड़े बनाए जाते हैं। चांदी के कण उसमें डाले जाते हैं, इससे जीवाणुरोधी कपड़े बनते हैं। आपको मैं बताऊं, आप ऐड देखे होंगे उसका, स्कॉच ब्राइट का ऐड देखे होंगे, मुझे ऐड का नाम नहीं आता, उसमें चमकता है ऐसे, उसमें दिखाता है ना, चमकता है, सिल्वर एजेंट ऐसे करके कुछ, प्लाज्मा तकनीक ही है वो। प्लाज्मा तकनीक से उसमें कुछ कण डाल देते हैं, स्टील के, जस्ते के, चांदी के, ऐसे कण डाले जाते हैं प्लाज्मा तकनीक से। चिकित्सा वस्त्रों का कमरे के तापमान पर बंध्याकरण, चिकित्सा के वस्त्र बनते हैं, मतलब कि डॉक्टरी जो वस्त्र बनते हैं उनको कमरे के तापमान पर उसको बेस्ट मतलब बना देते हैं, बंध्याकरण कर देते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्लाज्मा तकनीक के लाभ बताओ। तो सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध को बढ़ाना, तो सूती पॉलिस्टर अन्य कपड़ों की सफाई, और साथ साथ देखिए सूती सतह बालों को झाड़ना हटाना, तो घर्षण प्रतिरोध को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। ठीक है, बाल झाड़ देता है, थोड़ा मजबूत हो जाता है उससे कपड़ा, तो क्या हो जाता है? सूती कपड़े में घर्षण प्रतिरोध हो जाता है। उसके के बाद में इसमें क्या है? रंगाई वगैरह भी की जाती है प्लाज्मा उससे, तकनीकी से। ठीक है, और तरल रिप्लेंसी देता है। तरल देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है कि पानी, तेल, ये सब चीज़ की देती है। समझ गए प्लाज्मा तकनीकी? ये सारी चीज़ें आपको मेरी मिल जाएंगी टेलीग्राम पर। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो टेलीग्राम पर चलिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पर ये सारी चीज़ें आप पाइए, प्राप्त कीजिए। और आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप बताइएगा, वो आपको मेरे व्हाट्सएप के नेक्स्ट वाले, दूसरे वाले ग्रुप पर मिल जाएगी। और आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है, आपको जो मुझसे चाहिए, जो आप लोग पूछते रहते हैं, वो आपको जो ग्रुप है एक जिस पे आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ लें। तो तीनों ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है और तीनों ग्रुप से आपको लाभ उठाना है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब आप लोग ये समझ गए प्लाज्मा तकनीकी। अब प्लाज्मा तकनीक सूती कपड़ों का ये भी बढ़ाता है, रंगाई की गति भी बढ़ाता है, तरल रिप्लेसी भी देता है, बायो स्कोरिंग की सहायता देता है। बायो स्कोरिंग की कोई सहायता नहीं था, बायो मतलब जीव जंतु की बात हो रही है। तो 1 मिनट,
बायो स्कोरिंग का मतलब होता है जीव जंतु की सफाई करना प्लाज्मा तकनीक से। तो जीव जंतु की सफाई प्लाज्मा तकनीक से नहीं होती, प्लाज्मा तकनीक से झाड़न पोछण होता है, ठीक है, जीव जंतु की सफाई नहीं होती है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों को क्रमवार लिखिए। अभी तो सबको पता है, जिसको नहीं पता है तो वो तो फिर हद है। कपड़े धोना, कप साबुन में भिगोना, सुखाना, कपड़ों को छाटना। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़ों को छाटेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कहीं कपड़ा रखा हो सारा कपड़ा उठा लाकर धो दिए। पहले देखेंगे कौन सा कपड़ा एक दिन और पहन सकते हैं, कौन सा कपड़ा बहुत गंदा है उसको बाल्टी में पहले सर्फ में और वेनिस डाल के भी इसको भिगाना पड़ेगा, कौन सा वाइट कपड़ा है दाग पड़ा है उसमें जो है आपको वाइटनर डाल के जो है आला डाल के उसको भिगाना पड़ेगा, फिर कौन सा कपड़ा बहुत हल्की धुलाई का, तो ये सब छाटना पड़ेगा, ठीक है। कपड़ों को क्या करेंगे, छाटेंगे। छाटने के बाद में क्या करेंगे, साबुन में भिगोएंगे। साबुन भिगोने के बाद में क्या करेंगे, धोएंगे। धोने के बाद में क्या करेंगे, सुखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बी ए सी कौन सा है, डी बी ए सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और पहुंच जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूती कपड़े में सिंथेटिक रेजिन, रेसिन लिखा हुआ ना, ये जो है राल या रेजिन, रेजिन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेजिन या रॉल बोलते हैं इसको, राल, ठीक है। सूती कपड़े में सिंथेटिक रेजिन के अंतिम उपचार के प्रयास में आने वाली क्रियाओं का सही क्रम बताएंगे। रेजिन वाली चीज़ें, तो आ जाओ थोड़ा रेजिन वाली चीज़ भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सिंथेटिक रेजिन या सिंथेटिक राल एक रासायनिक कार्बनिक यौगिक है जो मुख्य रूप से परमाणुओं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और थोड़ा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आदि से बना होता है, जो कुछ रासायनिक बंधों के साथ मिलकर बनता है। सिंथेटिक राल एक संबंध एजेंट के रूप में प्लास्टिक में मुख्य घटक है। यह न केवल अपनी स्वयं की संरचना को एक साथ बांधता है बल्कि अन्य सामग्रियों को भी कसकर और मजबूती से बांधता है, ठीक है। तो इसमें क्या दे दिया, कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों को सूती कपड़ों में सिंथेटिक रेजिन के अंतिम उपचार के प्रयास में आने वाली क्रियाओं को सर्वप्रथम आपको लिखना, मतलब सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करेंगे, फिर लास्ट में आप रेजिन को करेंगे। रेजिन का काम क्या होता है देख लीजिए कि यह न केवल अपनी स्वयं की संरचना के साथ बांधता है बल्कि अन्य सामग्रियों को भी कसकर मजबूती से बांधता है। तो ये कपड़े वगैरह पर, प्लास्टिक वगैरह पर, किसी भी चीज़ पर एकदम लास्ट में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आ जाइए देख लेते हैं। रेजिन का भी महत्व आपने समझ लिया है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कपड़े को, प्लास्टिक को, जो भी, यहाँ सूती कपड़े की बात हो रही, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, कपड़े को धुल देंगे, धुल के उसको क्या करेंगे, साफ कर देंगे। फिर पैड बांध, फिर उस पर जो है हम लोग क्या करेंगे, वो आपकी उसको मोटा करने की तैयारी करेंगे। पैड बाद मतलब कि उसको कुछ मोटा करेंगे, कुछ उसको असर देंगे, रुई वगैरह कुछ ऐसा कुछ लाके पैड बाद करेंगे उसका, ठीक है। कैसा पैड बाद कौन सा है, हाँ। इसके बाद में मोटा करना मतलब रुई लगा दो या स्पंज लगा दो, जो भी, स्पंज लगाएंगे या रुई ऐसे कुछ लगा देंगे। पैड बांध की तैयारी करेंगे कि अभी सूती कपड़े पे क्या बताना, वो करना, बांधना। फिर क्या करेंगे, फिर पैडिंग करेंगे। अब तैयारी कर लिए, अब वो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कपड़े के नीचे लगाकर पैडिंग करेंगे, मोटा करेंगे उसको, किसी भी चीज़ से मोटा करेंगे उसको, ठीक है। गद्दी नुमा चीज़ें उस पर हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग कि जो संयोजित तत्व हैं उनको एक साथ मिलाएंगे, मतलब कि जो तत्व, अब संयोजित तत्व क्या होते हैं भाई, हम लोग जो भी सारे तत्व हैं, ये हम लोग के जो रेजिन वाले हैं, उन तत्वों को तैयार करेंगे और मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। संयोजित तत्व को क्या करेंगे, मिलाएंगे, फिर सुखाएंगे, हाँ। फिर उसके बाद मिलाकर फिर क्या करेंगे हम लोग, वो तत्व को सुखाएंगे, सुखाएंगे यानी कि नंबर 1। और उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद में करेंगे क्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, करेंगे क्यूरिंग। क्यूरिंग मतलब आ जाएगा चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले धोएंगे। धोने के बाद में क्या करेंगे कि पैड बांधेंगे। पैड बांधने में क्या करेंगे, पैडिंग करेंगे, ठीक है। पैडिंग करने के बाद में क्या करेंगे, संयोजी तत्वों को मिलाएंगे। संयोजी तत्वों को मिलाने के बाद में क्या करेंगे, सुखाएंगे।
सुखाने के बाद में क्या करेंगे, क्यूरिंग करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 5, 2, 6 ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूती और रेयान के कपड़ों में शक्तिशाली अलकली के प्रयोग से सिकुड़न आती है, ताकि इन कपड़ों को देखने से इनके चूसक प्रभाव को उपलब्ध किया जा सके। सूती और रेयान के कपड़ों में शक्तिशाली अलकली के प्रयोग से सिकुड़न आती है, ठीक है। और क्या है कि ताकि इन कपड़ों को देखने से इनके चूसक प्रभाव के को उपलब्ध करें। जैसे एक अलकली प्रयोग होता है, उससे क्या होता है, सूती कपड़ों पर सिकुड़न का प्रभाव दिया जाता है, ठीक है। अलकली मतलब जो आप वो पढ़ते हो ना वस्त्र विज्ञान में, जिससे कपड़ों पर सिकुड़न दिया जाता है, सनफ्राइजिंग, हाँ वो एक है ना, बताना मुझको आप लोग ये कि उस पर क्या किया जाता है। सूती कपड़ों पर सिकुड़न लाने के लिए क्या किया जाता है। आपका क्वेश्चन है सूती कपड़ों पर सिकुड़न लाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। सूती कपड़ों पर सिकुड़न लाने के लिए कौन सी परिसज्जा की जाती है। सिड़ुकन, देखो मैं भी गलत ही लिख रही हूँ, चलो ठीक है। सिकुड़न लाने के लिए कौन सी परिसज्जा की जाती है, ये क्वेश्चन आप बताना मुझको। तो ताकि इन कपड़ों को देखने से चूसक प्रभाव उपलब्ध किया जा सके, दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी है, क्योंकि ये प्रभाव किया जाता है सूती कपड़े पर ताकि सुंदर लगे। बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़े के निम्न गुण क्या क्या होने चाहिए, बताइए। रिव वीव एवं मोटाई, चिकना एवं अधिक सूखने की शक्ति, हाई डेंसिटी व लचीलापन, प्लेन बुनाई और चिकनापन, ठीक है। तो बच्चों की जो है क्या हो जाता है, बच्चों का कपड़ा क्या होना, चिकना होना चाहिए और सूखने होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सुसु करते हैं, बच्चों को पसीना होता है, लेटे बैठे या खेलते रहते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। बच्चे का कपड़ा बहुत ही ढीला ढाला हो, बहुत ही देखने में चटक कलर का हो और बच्चों को आरामदायक फील हो, कोमल हो, मौसम के हिसाब से हो, ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। वस्त्रों के चुनाव जब हम लोग करते हैं उस समय आवश्यक कारक को क्या ध्यान में रखना है। वस्त्रों के चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में बताइए। व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, गुण एवं दाम, चिकनापन एवं ठंडापन, बुनाई का घनत्व। तो जब भी हम लोग वस्त्र को खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले व्यक्तित्व और त्वचा का रंग देखते हैं। मतलब जैसे मैं मान लो गोरी हूँ, तो अगर मैं सफ़ेद, हल्का पिंक, बेबी पिंक जिसको बोलते हैं, बहुत हल्का येलो कलर पहनते हैं, तो वो एक ही जैसा मिक्स मिक्स लगता है, उभर के नहीं आता, ठीक है। लेकिन वही मैं थोड़ा सा रेड पहन लूँ, थोड़ा सा ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू पहन लूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऑरेंज पहन लूँ, मैं मैरून पहन लूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनूँ तो मेरे ऊपर ज़्यादा खिलेगा। ये त्वचा के रंग के हिसाब से व्यक्तित्व पता चलता है ना। अब वैसे आप अच्छे खासे घर की लड़की हो तो आप बढ़िया सूट, बढ़िया साड़ी, बढ़िया कपड़े पहनोगे तो अलग जो है व्यक्तित्व झलकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेयान वस्त्र निरंतर सिकुड़ते रहते हैं, इसलिए सुखाते समय, इस्त्री करते समय इसकी देखभाल करनी चाहिए। रेयान जो वस्त्र होते हैं वो अधिकतर क्या रहते हैं, सिकुड़ते रहते हैं, ठीक है। और क्या करना चाहिए, इसका रेयान वस्त्र का इस्त्री ढंग से करते रहना चाहिए। तो रेयान जो कपड़े होते हैं वो सिल्क वाले कपड़े होते हैं। सिल्क मतलब सिल्क वाले नहीं होते हैं, मैच करते हुए सिल्क से बनाया था, बिस्कॉस वगैरह मैच करते बनाता। तो वास्तव में बहुत सिकुड़ते हैं, क्योंकि प्लास्टिक रेसे टाइप के होते हैं, तो ये सिकुड़ते हैं। तो अगर इनको धुलाई करने के बाद में रिवाइव लगा के इसको प्रेस ना अच्छे से किया जाए तो कपड़े बेकार हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और आर क्या है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा धुंधला है, ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा ये धुंधला है। ग्रंथीले धागे से कपड़ों में फुलावट आती। ग्रंथीला धागा कैसे होता है, ऐसे होता ग्रंथीला धागा, ऐसे। हम जब वो धागा पढ़ाए थे तो उसमें था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप जाकर वस्त्र विज्ञान का जो है आपका वो बना हुआ टेक्सटाइल का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाइए, उसमें धागों के प्रकार दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर देखिएगा। ग्रंथीला धागा क्या होता है, कपड़ों की फुलावट आता है। ग्रंथीले धागे के प्रयोग से कपड़ा रगड़ प्रतिरोध हो जाता है। तो बिल्कुल नहीं, ग्रंथीले धागे का मतलब रगड़ प्रतिरोध थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रंथीले धागे में कपड़े में फुलावट आती है, ठीक है। तो ए और आर दोनों, ए सही है और आर आपका क्या है, एक नहीं, ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही, ए गलत है लेकिन आर सही है, आर सही है, ए गलत है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसमें आप लिखिए कि
ए सही है और आर गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये आपका चलेगा। एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए: बड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले, सादे। बड़ी नहीं, खड़ी। तो एक नाटी महिला को वस्त्र जो पहनने चाहिए वो आड़ी रेखा वाला पहनेगी तो और मोटी लगेगी, ऐसे सादे कपड़े पहनेगी तो वो मोटी लगेगी। ठीक है, सादे कपड़े पहनेगी तो भी मोटी लगेगी। तिरछी रेखा वाली ऐसे ऐसे कपड़े पहनेगी तो भी मोटी लगेगी। खड़ी रेखा वाला ऐसे कपड़े पहनेगी तो वो मोटी नहीं लगेगी, ठीक लगेगी। ठीक, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? बड़े गले का, चौकोर गले का, छोटे गले का, तिकोने गले। तो लंबी जो स्त्रियां होती हैं, जो उनके गले होते हैं, उनके गले किसे होने चाहिए? चौकोर होने चाहिए। ठीक है, उनकी डीप नेक नहीं होना चाहिए, उनका डीप नेक नहीं होना चाहिए, चौकोर गला होना चाहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वस्त्र में क्षैतिज एवं आड़ी रेखाओं का प्रयोग व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाता है, व्यक्ति की लंबाई कम दिखाता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्र में क्षैतिज यानी कि ये आड़ी, क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का अगर प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाता है? तो वो जो है व्यक्ति को मोटा भी दिखाता है और छोटा भी दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंबा दिखने के लिए चौकोर डिजाइन के वस्त्र का उपयोग करें, धारीदार डिजाइन के वस्त्र का उपयोग करें, बड़े डिजाइन के वस्त्र का उपयोग करें, चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी का प्रयोग या कपड़े का प्रयोग किया जाए। तो मोटी लंबा दिखाने वाली महिला को या पुरुष को कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो उनको धारीदार डिजाइन के वस्त्र जो है होने चाहिए, और धारी कैसी हो? लंबी हो। ठीक है, चौकोर डिजाइन के वो और छोटे दिखेंगे, बड़े डिजाइन के वस्त्र वो और छोटे ही दिखेंगे, चौड़े वाले भी छोटे दिखेंगे। उनको कैसे? लंबी जो धारी वाली होती है उसकी डिजाइन, यहाँ पर लिखना था लंबी धारी वाली जो होती वो बढ़िया होता है, उसको पहनना चाहिए। मोटी व नाटी महिला के लिए उपयुक्त वस्त्र हैं: लंबी धारियों वाले लटकनशील प्रकृति होना चाहिए। ठीक है, लटकनशील लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, लटकनशील प्रकृति वाले होने चाहिए। आड़ी धारियों वाले होने चाहिए, कड़ेपन वाले। तो आड़ी मतलब तिरछा, कड़े मतलब फूले हुए, और सील जो होते हैं लटकने वाले, लंबी धारियों। तो मोटी और नाटी महिला को लंबी धारियों वाले कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। मानव शरीर में उभारों, ढलावों, रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त किया जाता है: हैमिंग, डार्ट, पाइपिंग, असम कच्चे टाँके। ठीक है, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। तो क्या देना चाहिए उसमें, क्या उपयोग करना चाहिए? तो आपको पता है डार्ट का उपयोग है। डार्ट कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो डार्ट ऐसे होता है तो वो क्या होता है? उभार, ढलाव इस सबको देता है। तो डार्ट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मेड्रिन एक प्रकार का क्या है? कफ है, आस्तीन है, योक है, कॉलर है। तो मैं आपको इसको भी दिखाना चाहूँगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉलर, ये मेरे ख्याल से सबका इस समय सबके भाई पहन रहे होंगे, सबके भाई, सबके बच्चे, सब इस समय कलर ये बहुत चला हुआ है मेड्रिन कलर। इस समय क्या पहले भी चला था? पहले कुर्ते उर्ते में लगता था, इस समय ये सब में चलता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऐसे कॉलर हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेड्रिन कॉलर बोलते हैं। तो क्या हो गया? ये मेड्रिन क्या है? कॉलर है। ठीक, दिखा दिया मैंने कॉलर मेड्रिन। थोड़ा पतला करूँ, बहुत मोटा हो गया है। लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए: एक रंगीय मैचिंग, बड़े प्रिंट के कपड़े, विपरीत रंग की मैचिंग, साधारण कपड़े, साधारण डिजाइन। लंबे दिखने के लिए क्या पहनना चाहिए ये पूछा जा रहा है, और इसका आंसर बताएं। तो जब आप क्या कहते हैं एक रंग के मैचिंग कपड़े पहनते तो आप लंबे दिखते हैं, आप बहुत कलर पहनते तो छोटे दिखते हैं। जैसे बहुत लंबे लोग होते हैं ना, तो उनको बोला था कि मिक्स कलर के कपड़े पहनो, तो आप क्या करोगे? छोटे लगोगे, बहुत लंबे नहीं। तो लंबे दिखने के लिए आपको एक रंग के कपड़े पहनने चाहिए, एक रंग के हो। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा नाटा हो, थोड़ा सा छोटा हो, वैसे बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बॉडी शेमिंग करना भी नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति छोटा हो या मोटा हो तो उसको अपने अनुरूप कपड़े देखने चाहिए, वो ऐसे कपड़े पहने। उसको ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए, कपड़े लेकर वहाँ पर देखना चाहिए। अगर मान लो ड्रेसिंग रूम नहीं कहीं दुकान पर, तो साड़ी कपड़े को अपने ऊपर लगाए। हर दुकान शीशा लगाता है, और वहाँ पर जाके देखिए मेरे पर कैसा लग रहा है, तो अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे कपड़े पहने जो हल्के रंग के हों, छोटे छोटे उस पर बूटे बने हों, बहुत छोटे छोटे बिंदी वगैरह रखी हों। पोल्का डॉट वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो वो क्या होता है? अच्छा लगता है।
तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, एक रंगीय मैचिंग कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने सिलाई मशीन नहीं पढ़ा है या नहीं जानकारी या यहाँ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से तुरंत टेक्सटाइल में चले जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सिलाई मशीन पढ़ाई गई है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़ के रखता है, फीड डॉग, दोलन हुक, दाब ताप, दाब पाद, धागा लेने वाला लीवर। तो बॉबिन को कौन पकड़ के रखता है, तो आपका बॉबिन जो होता है उसको धागा लेने वाला लीवर पकड़ के रखता है। वो ऐसे मतलब आप देखेंगे जब वहाँ पर सिलाई मशीन वाली वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या कहता है, ड्रैपिंग कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है, क्लोथिंग कहलाता है, कंस्ट्रक्शन या उपयुक्त में से सभी। तो शरीर का नाप लेने के बाद में जब उसको हम बड़े स्तर पे बनाते हैं क्या विकसित, ड्राफ्टिंग होता है। पहले हमने एक छोटा सा कपड़े को काटा है, ठीक है, छोटे से कपड़े को काटा है पेपर पे, ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसको उसी डिज़ाइन का मैं बड़े उस पे स्तर पे बना रही हूँ कपड़े, तो क्या होता है वो ड्राफ्टिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, ड्राफ्टिंग होता है। ड्राफ्टिंग बनाने के लिए आपको उपकरण क्या चाहिए, आपके उसमें यूथ में लिखा हुआ है, कैंची, कागज़, नापने का फीता, दर्जी का चौकोर, वो क्या बोलते हैं चौक चाहिए, और उसके बाद रूलर पट्टी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है। थ्रोट प्लेट क्या होता है, फीड डॉग क्या होता है, प्रेशर फूट क्या होता है, स्टॉप मोशन स्क्रू क्या होता है, ये सब वहाँ पर है। ठीक है, और बुक में भी है, लेकिन बुक पढ़ने से जो है थोड़ा सा बोरिंग होता है, वहाँ पर जाकर बस सुन लेना है, आधे घंटे का वीडियो है, जाकर सुन लीजिए, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। तो थ्रोट प्लेट क्या होता है आपका, थ्रोट प्लेट मतलब होता है आपका सिलने के लिए चिकनी सतह प्रदान करना। ऐसे जहाँ सुई लगी होती है वहीं पर एक ऐसे प्लेट लगा होता है, वहाँ ऐसे, तो यहाँ से कपड़े डाल रहे हैं, ये थ्रोट प्लेट है। ठीक है, तो आप जाएंगे तो देखेंगे, ये सिलने के लिए चिकनी सतह प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 2। फीड डॉग क्या होता है, इसमें सुई जाती है ऐसे 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 होता है, उसको फीड डॉग बोलते हैं। फीड डॉग क्या होता है, कपड़े को ढकेलता है वो आगे, कपड़े को आगे ढकेलता है, फीड डॉग। प्रेशर फुट क्या होता है, प्रेशर फुट ऐसे ऐसे दबा दिया जाता है, उसको नीचे कर दिया जाता है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट सिलने की क्रिया को रोक दिया, उसको उठा देंगे आप, ऊपर उठा देंगे तो नीचे दबा देंगे तो वही काम करता है। ठीक है, सिलने की क्रिया को क्या करता है, रोक देता है, कौन, प्रेशर फुट। इसके बाद में क्या, स्टॉप मोशन स्क्रू। स्टॉप मोशन स्क्रू कपड़े को स्थान पे अपने जमाए रखता है, उसको बोलते हैं स्टॉप मोशन स्क्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 4 3 1, कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 4 3 1, देख लो जरा, 2 4, ये ऑप्शन ऐसे ऊट पटांग लगा के रखता है ना कि सब गड़बड़ हो जाता है। अब 2 4 3 1 कहाँ पर है, 2 4 3 1, यहाँ पर 2 4 1 3 हुआ है, ये गलत हो गया है। इसी को जहाँ पर ये 1 है वहाँ पर 3 करना, क्योंकि ऑप्शन और क्वेश्चन सब उल्टा पलटा हो गया, उसको आप सही कर लोगे, सही है, सही यही है ऑप्शन, वही यूथ में भी है, आप उसको बस सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिलाई के धागे का गुण कैसा होना चाहिए, इलास्टिक रिकवरी, हाई फ्रिक्शन रेसिस्टेंट, एक्स एक्सटेंसिबिलिटी एक्सटेंसिबिलिटी और गुड अपीयरेंस, कैसा होना चाहिए। तो सिलाई के धागे का हाई फ्रिक्शन मतलब इसको खींचा जाए तो वो तुरंत टूटे ना, और होता भी ऐसा ही जब सिलाई मशीन पे धागे को बहुत टाइट रखा जाता नहीं तो वो सिलाई अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, हाई फ्रिक्शन रेसिस्टेंट होना चाहिए सिलाई के धागे को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कपड़े को काटने से पूर्व इसे बनाना आवश्यक है, ड्राफ्टिंग, ब्लॉक बनाना, टेप, स्केल। तो कपड़े को काटने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, कपड़े को काटने से पहले हम लोग को ड्राफ्टिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, कपड़े को काटने से पहले हम लोग क्या कर लेना चाहिए, ड्राफ्टिंग कर लेनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और अभी आपको जो जो बताया गया वही वही है कि ये चीज़ें उपयोग होती हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ देख लेते हैं। वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाँका 2 या ज़्यादा कपड़ों पर टुकड़ों के साथ जोड़ कर रखते हैं उसे क्या कहते हैं।
वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाका दो या ज़्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखे उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सिलाई, बैग सिलाई, जिगजैग सिलाई, बास्टिंग सिलाई। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बास्टिंग सिलाई। स्टैंडर्ड सिलाई, बैग सिलाई, जिगजैग सिलाई, बास्टिंग सिलाई, उसको क्या बोलते हैं ज़रा बताइए। तो जो आपके कच्चे टागे दो या दो से ज़्यादा कपड़ों को टुकड़े को जोड़ कर रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताएं? उसको हम लोग जिग जैग। कैसे सिला जाता है वो? ऐसे ना, कपड़ा लेकर और ऐसे 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 करके सिला जाता है तो टाका ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे दिखता है टाका। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए वही मशीन का पुर्जा है, दिए गए मशीन के पुर्जों को सूची एक के साथ सूची दो में सुमेलित करना। सेम टू सेम, प्रेशर हीट, फीड डॉग, थ्रोट प्लेट, फेस प्लेट। तो प्रेशर हीट क्या होता है बताना है आपको। प्रेशर हीट को बोलते हैं सिलने के कपड़े को। देखिए इसमें सिलाई मशीन देख रहे हैं आप, क्या क्या क्वेश्चन पूछा था? प्रेशर हीट। प्रेशर हीट कहाँ है? प्रेशर हीट नहीं होगा, प्रेशर फीट होगा। प्रेशर फीट ये है आपका, और प्रेशर फीट यहाँ पर होता है, ये दबाव देता है कहाँ पर? नीचे दबाव देता है। ठीक है, किसको? प्रेशर फीट ये होता है और ये दबाव देता है। इसके बाद में उसमें क्या था? फीड डॉग। फीड डॉग क्या है? ये है कहाँ पर? जहाँ पर ऐसे जिग जैग बना रहता है, सुई यहाँ पर आती जाती रहती। ठीक है, फिर थ्रोट प्लेट कहाँ है? थ्रोट प्लेट ये देखिए, आप देख रहे हैं थ्रोट प्लेट, इस प्लेट को बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में क्या है? फेस प्लेट। ठीक है, फेस प्लेट किसको बोलते हैं? तो चाहे इसी को आप फेस प्लेट बोल दो, चाहे इसी को आप स्लाइड प्लेट बोल दो। ठीक है, इसी को आप फेस प्लेट बोलो या स्लाइड प्लेट बोलो। तो ये आपका सिलाई मशीन है, ध्यान से देख लो। अब जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसमें सब गलत सलत वो आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आओ देख लो, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ। सब गलत सलत दिया हुआ है। प्रेशर फीट होगा, हीट नहीं होगा। पहली बात तो प्रेशर फीट में जो आंसर दिया है सिलने के कपड़े को आगे धकेलना, नहीं, फीट डॉग का काम होता है सिलने के कपड़े को आगे धकेलना। ठीक है, दूसरे का पहला होगा, ये दूसरे का पहले की बात मैं कर रही हूँ। प्रेशर फीट का क्या मतलब होता है? दबाव डालना, कपड़े को क्या करना? दबाव डालना। तो ये सारे ऑप्शन, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं इसके सारे के ऑप्शन ऐसे इधर उधर के हैं, मैंने आपको दिखा दिया तो आप उसको देखेंगे। ठीक है, चलो मैं इसका ऑप्शन ये मैं आपको पूरा बता देती हूँ। प्रेशर फीट, फीड डॉग, ये सब दोबारा आप देख लो एक बार। सिलाई मशीन है ये आपका। प्रेशर बार का क्या काम है? थ्रोट प्लेट का क्या काम है? स्लाइड प्लेट यानी कि इसको फेस प्लेट बोलते हैं, उसका क्या काम है? ये सारी चीज़ें आपको देख लो। स्क्रीनशॉट ले लो, मिला लेना। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? ठीक है, नहीं लिया तो ले लीजिए और मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलाई मशीन की सही थ्रेडिंग अनुक्रम बताइए। मतलब सिलाई मशीन में थ्रेडिंग का सही अनुक्रम क्या होगा? सुई, फिरकी, धागा उठाना, लीवर, टेंशन डिस्क। तो सिलाई मशीन का जो आपका वो होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे? फिरकी, सिलाई मशीन थ्रेडिंग अनुक्रम बता, मतलब सुई धागा डालना। तो कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सिलाई मशीन के ऊपर रॉड में धागे को डालते हैं, फिर ऐसे लेकर आते हैं, फिर ऊपर फंसाते हैं, फिर ऐसे लेकर आते हैं, यहाँ फंसाते हैं, फिर एक और फंसाते हैं, फिर ऐसे लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर जो है फंसाते हैं, फिर यहाँ से सुई में डालते हैं, फिर ऐसे धागा निकल के आता है। ये आपका वो है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि फिरकी में फंसाएंगे, यानी कि इसमें फंसाएंगे। सबसे पहले किस में फंसाएंगे? फिरकी में फंसाएंगे। फिरकी में फंसाने के बाद सुई एकदम कहाँ होगा? लास्ट होगा। ये समझ के रखिए, सुई कहाँ होगा? एकदम लास्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिरकी में फंसाएंगे। फिरकी में फंसाने के बाद में कहाँ फंसाएंगे आप? टसन डिस्क में फंसाएंगे। ठीक है, किसमें? टेंशन डिस्क में फंसाएंगे आप। और टेंशन डिस्क में फंसाने के बाद धागा उठाने वाले लीवर में फंसाएंगे। क्यों? तभी जो है आप सुई में डालेंगे धागा। ठीक है, और इसके बाद सुई में आप फंसाएंगे। आपका 2 4 3 1 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई, धागे का खिंचाव। सुई की किस्म क्या तय करता है? तो सुई का चयन निम्नलिखित क्या तय करता है? कपड़ा कैसे प्रकार है? जीन्स का कपड़ा है तो मोटी सुई लगेगी। आपका जो ये साटन का कपड़ा है वहाँ की दूसरी सुई और नुकीली सुई लगेगी। आपका कॉटन का सूती कपड़ा है तो नॉर्मल सुई लगेगी। तो क्या होता है? कपड़े के किस्म का ये बताता है। तो आज के ये क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से 30 की 32 क्वेश्चन थे। और फिर हम लोग कल मिलते हैं
इसी टाइम पर, इसी समय अपनी यूथ प्रैक्टिस के साथ आप लोग को क्या करना है, लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है। लास्ट तक देखने के साथ साथ आपको एक काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर करना है, साथ ही साथ इसको शेयर करना है और खूब सारा पढ़ाई करना है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके बाय, जय हिंद।